जी नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में उनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कहा जाता था ना कि उनको जिनको अधिकार नहीं था पीने का पानी, आज हम बात करेंगे सेम उन्हीं की कहानी। हम सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि इनकी बायोग्राफी क्या है और ये कहाँ पे जन्मे और क्या क्या स्ट्रगल करके इन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया, जो कि आज हमारा पूरा हिंदुस्तान इनको सलूट करता है और उन्हीं के कमलों द्वारा लिखी गई संविधान पे पूरा देश हमारा चल रहा है। यहाँ पे कि हमारे देश तक की बात छोड़िए, हमारे विदेशों में भी इनकी बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक रत्नागिरी नामक शहर में महाराष्ट्र के राज्य में जन्मे सन 1891 में। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया, लेकिन इनके पिताजी इनकी परवरिश करते हुए बचपन में ही इन्होंने अपने रत्नागिरी शहर नामक को छोड़ करके सतारा नाम क्षेत्र में चले गए, जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है। उसके बाद इन्होंने अपने आप को दृढ़ संकल्प लिया कि आज हमें जो भी कुछ करना है, पढ़ लिख करके एक महान लीडर बनना है। और एक ये ऐसे शख्स महान लीडर जिनके पास पावरफुल पॉलिटिशियन, इकोनॉमिशियन, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। दोस्तों, छोटी उम्र में ही इन्होंने अपने माँ को खो दिया, लेकिन बचपन में इनके पिता इनकी देख रेख करते हुए इनकी परवरिश की और इन्होंने संकल्प किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है। इनके पिता ने एक दलित समाज के होते हुए भी इनके पिता बोले कि बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं ले पा रहा है तुम्हारा। इन्होंने अपने पिताजी से गुहार लगाई और बोले, पिताजी मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, इनके पिताजी ने एक स्कूल में जाके परवरिश की और वहाँ पे इनका दाखिला करवा दिया। दोस्तों, दाखिला कराने के बाद जब इन्होंने पहली बार अपने विद्यालय में अपने स्कूल में गए तो इनको मास्टर साहब ने बाहर ही बैठा दिया कि अरे तुम एक दलित समाज के लड़के, तुम पिछड़ी जाति के लड़के, तुम नीच जाति के लड़के, तुम अंदर नहीं बैठ सकते, तुम सबके साथ नहीं बैठ सकते, तुम्हें बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, इतना बड़ा अपमान सहने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं। आज जैसा कि उनका जन्म दिवस भी है, मैं उनको नमन करता हूं और उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को हारा नहीं। अपने क्लासरूम के बाहर ही बैठकर उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन अचानक मास्टर साहब ने उनको बोला कि बेटा तुम आके अपने इस ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन दे दिए कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जब मास्टर साहब ने बुलाया तो भीमराव अंबेडकर जी ने उठकर गए और वहाँ पे जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। तब तक जो साथ में नीचे बैठे सभी साथी थे वो बोल रहे हैं कि अरे मास्टर साहब, आपने ये क्या कर दिया, छोटी जाति के लोगों को आपने इस ब्लैक बोर्ड पे मौका दे दिया, मैं यहाँ से भागता हूँ। और सभी बच्चों ने अपने अपने बैग उठाकर, अपने अपने टिफिन उठाकर बाहर निकलने की कोशिश की। इसलिए निकलने की कोशिश की दोस्तों, क्योंकि उनको इस बात से डर था कि ये अछूत जाति का लड़का, ये नीच जाति का लड़का, ये दलित समाज का लड़का हमारे कहीं टिफिन को अगर छू लेगा तो हमारा खाना भी अपवित्र हो जाएगा। दोस्तों, फिर इस बात से मास्टर साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंदर से ठेस पहुंची कि हमारे इस धर्म के लोगों को इतना अपमानित आखिर क्यों किया जाता है। एक बार फिर वो जब विद्यालय से लौट रहे थे तो उनको बहुत तेजी से प्यास लग गई। दोस्तों, जब प्यास लगी, उन्होंने पानी पीने के बहाने एक कुएं के पास गए और रस्सी को ढीला और बाल्टी से कुएं से पानी निकाल कर अपनी प्यास को बुझाना स्टार्ट किए। तब तक एक महिला ने आके उसको प्रताड़ित किया और मारने पीटने लगी। कही कि अरे तुम नीच जात के लड़के, तुम कहाँ से हमारी बाल्टी को छू लिए, तुम्हारे पानी पीने का अधिकार नहीं है, तुम हमें
हमारे बाल्टी और हमारे सामग्री को नष्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों फिर भी उसके अपमान को सहते हुए उनके पिताजी भी वहाँ पे गए, उनको समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, एक और ऐसी घटना घटी उनके साथ कि एक रिक्शे चालक ने उसको बैठा लिया और जब आधे रास्ते पे गए तो उससे बोल रहा है कि अरे तुम दलित समाज के लड़के हो, तुम हमारे रिक्शे से नीचे उतर जाओ, हमें पता चला कि तुम दलित समाज के लड़के हो, तुम नीचे उतर जाओ। और उसके बाद उन्होंने रिक्शे से उतार कर बोला कि अब रिक्शा भी तुम्ही को खुद चलाना पड़ेगा और तुमसे डबल किराया भी लूँगा। इससे उन्होंने मन में उनके बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, संघर्ष हमारा जीवन है, संघर्ष से हम डरेंगे नहीं, संघर्ष का सामना करेंगे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब स्कूल विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे तो मास्टर बोले कि बेटा तुम्हें संस्कृत में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये तुम दलित समाज के लड़के हो, संस्कृत जो होती है ये सिर्फ मल्ली ब्राह्मणों के लिए होती है, तुम जैसे शूद्र जातियों के लिए, तुम दलित समाज के लिए ये संस्कृत का प्रयोग नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इन सभी कठिनाइयों का सामना करते करते हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुकाम को आगे बढ़ाते हुए चले, अपने काफिले को बढ़ाते हुए चले। उसके बाद क्या हुआ, सायाजी महाराज से उनकी मुलाकात हो गई। सायाजी महाराज गायकवाड़ नामक व्यक्ति ने उनकी तकलीफ़ों को समझा, उनकी मुसीबतों को समझा। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद तुम्हें स्कॉलरशिप अगर मिल जाती है तो तुम अपनी वहीं से शिक्षा दीक्षा स्टार्ट कर सकते हो। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई से इन्होंने 10+2 इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की इंग्लिश सब्जेक्ट से दोस्तों, और उसके बाद उन्होंने वहीं से ग्रेजुएट भी किया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से। और उसके बाद उन्होंने संकल्प ले लिया कि मेरा ग्रेजुएट भी कंप्लीट हो गया है, मैं अब इस दुनिया का सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी में पढ़कर ही रहूँगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, जिसमें हिम्मत हो मुझे रोक कर दिखाए। दोस्तों उन्होंने स्कॉलरशिप लेकर सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जो कि ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया और वहीं से इन्होंने पीएचडी को भी कंप्लीट किया दोस्तों। उसके बाद इनको एक ऐसी उत्साह मिलती चली गई। उसके बाद इन्होंने लंदन जाके स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स में जाके अपना दाखिला करा लिया और वहाँ से इन्होंने एमएससी की और एलएलबी की डिग्री हासिल की दोस्तों। और उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। इन्होंने जब बुक लिखी तो इसी के बुक के आधारित पे जो हमारे आपके देश की जो आरबीआई बैंक है उसकी स्थापना की गई दोस्तों। फिर इन्होंने सोचा कि मैं अब अपने महाराज के पास क्यों न जाऊं, अपने महाराज के पास वापस आए, उनका प्यार और स्नेह नहीं भूल पाए दोस्तों। उन्होंने अपने मास्टर के पास आए, अपने महाराज जी के पास आए और बोले कि महाराज जी मैं आपके चरण सेवा में अपना जीवन समर्पण करना चाहता हूँ, आपने मुझे ऐसा योगदान दिया है। और फिर महाराज जी बोले ठीक है, अगर तुम्हें मेरी रक्षा ही करना है, मेरी सेवा ही करनी है तो मैं तुम्हें क्यों न मैं तुम्हें एक नौकरी दे देता हूं। और वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री की नौकरी दे दी और वहाँ पे एक अच्छे पद पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वहाँ पे अपनी पोस्ट को ज्वाइनिंग किया। लेकिन दोस्तों यहाँ तक बात भी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद भी वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी
चपरासी रहते थे वो आते थे तो ऐसे दूर से ही फाइल को फेंक कर चले जाते थे। क्यों फेंकते थे दोस्तों? क्योंकि उनको पता था ये दलित समाज का लड़का है, ये नीच समाज का, निचली जात का लड़का है, इसको, ये शूद्र जाति का लड़का है, इसको छूना बहुत बड़ा पाप है। इसको छूने की बात तो छोड़िए दोस्तों, छूने के साथ साथ यहाँ तक कि उसकी परछाई से भी लोग उससे कतराते थे, उससे दूर रहते थे दोस्तों। इतना बड़ा अपमान शायद इस दुनिया में किसी ने नहीं सहा होगा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, इस पद को संभालते हुए पानी पीने का हक जब उन्होंने सोचा कि अब भी मुझे अगर पानी पीने का हक मिल जाए, लेकिन इतने पर भी उनको पानी पीने का अधिकार नहीं मिला दोस्तों। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, ये दलित समाज के लोगों को, जो दलित समाज, शूद्र समाज की जो महिलाएं होती थी, उनको ये हमारे संविधान के पहले जो निर्माताओं ने निर्माण कर दिया था कि ये शूद्र समाज की महिलाओं को पैर के एड़ी के ऊपर साड़ी पहनने का अधिकार है। लेकिन हमारे बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने ये संकल्प किया कि हम अपने दलित समाज और शूद्र समाज के लोगों को ये संविधान में इसको निर्माण कर देंगे कि हमारे शूद्र समाज की जितनी भी महिलाएं, दलित समाज की जितनी हमारी बहन बेटियां हैं, उनको साड़ी अपने एड़ी तक गिरा के पहनने का अधिकार मिल जाएगा दोस्तों। और वहीं से उन्होंने संकल्प लिया और 1927 में इन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू कर दिया और उस पे अटल हो गए और उस पे अड़ गए और बोले सभी दलित को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलाकर ही रहूंगा। और उसके बाद जब 1947 में दोस्तों अपना देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नेहरू जी से पूछा कि हमें अपने समाज के लोगों का एक अलग से वोटिंग करा देना चाहिए। लेकिन हमारे गांधी जी ने उस टाइम बोला दोस्तों कि नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम इस देश से आज़ादी नहीं पा पाएंगे, इस देश को एक करके नहीं रह पाएंगे दोस्तों। लेकिन तब उसके बाद क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आए गांधी जी के पास और बोले कि गांधी जी आप ये बताइए, ये हमारे पूरे कैबिनेट का कानून है, आप इसको देखिए। और तभी तुरंत गांधी जी ने पूछ पड़े कि नेहरू जी पहले ये बताइए कि इसमें हमारे भीमराव अंबेडकर जी का नाम कहाँ पे है। तो गांधी और नेहरू जी ने बताया कि इनका नाम ये है और वहीं पे इनको कानून मंत्री का भी दर्जा दिया गया दोस्तों। और वहीं पे उनको हमारे चेयरमैन की पदवी दी गई। और मैं आपको बता दूं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी भाषा और भाषण में बड़ा स्वभाव था दोस्तों। आज उन्हीं के बलबूते इन्होंने अपने मुकाम को कामयाब किया और पूरे देश में अपना नाम रोशन किया दोस्तों। बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद, जो कि इनकी पत्नी रमाबाई से जब विवाह हुआ तो इनके पास मात्र 5 पुत्र थे, जिनकी एक एक करके 4 पुत्र की दोस्तों मृत्यु हो गई। उस टाइम बहुत सारे हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट का इलाज न होने के कारण दोस्तों बहुत सारी मुसीबतों का इन्होंने सामना किया दोस्तों। और इन्हीं सब बातों के साथ उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, इन सब के कारनामों के साथ साथ हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लास्ट में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उनको अपना गुरु माना दोस्तों। फिर वापस आके जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, उन्होंने आके अवार्ड से नवाजा इनको। और हमारे भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया दोस्तों। लास्ट में इन्होंने एक ही बात बोला कि आत्मवत सर्वभेतु सभी समजातियों को अपनी तरह ही देखना चाहिए। हमें किसी को
अलग निगाहों से नहीं देखना चाहिए। चाहे वो हमारा दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे हमारा निचली जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, हमें सबको एक समान ही देखना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय भारत।